निशानेबाजी बड़ा विचित्र खेल है। यहाँ पर ताकत नहीं, एकाग्रता और साधना जीतती है। जिसने अपने आप को साध लिया, उसने लक्ष्य साध लिया। ऐसा ही एक साधक, लक्ष्य को संधान करने वाला, भारतीय खेल जगत के क्षितिज का एक ध्रुव तारा अस्ताचल में चला गया। जसपाल राणा, जो अर्जुन ही नहीं द्रोणाचार्य भी था, जिसकी उंगलियों से चली हर गोली आज इतिहास बन चुकी है, और उसकी उंगलियों के इशारे पर जो लोग निशाना साध रहे हैं, यानी उस अर्जुन के जो द्रोणाचार्य बन चुका था, उसके जो नए अर्जुन हैं, वो भी इतिहास रच रहे हैं। जसपाल राणा, सांसें थम गईं, संसार स्तब्ध सा लगा। बच्चे, बूढ़े, जिसने भी सुना वो एक अलग तरीके से रोता हुआ, रूंधे हुए गले से, जिस तरीके की उनकी विदाई होनी चाहिए थी, वैसी विदाई तो कोई नहीं चाहता था। लेकिन अब जब भावनाओं का ज्वार पूरी तरीके से सड़कों पर आया हुआ है, तो उस साधक के जीवन के बारे में उनको बहुत नजदीक से देखने वाले अमर उजाला के खेल जगत के जाने माने नाम हेमंत रस्तोगी, वो हमारे साथ हैं। अब मैं ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। हेमंत अभी उनका जो पार्थिव शरीर है उसके दर्शन करके आ रहे हैं, वो लगातार उनके संपर्क में रहे हैं। उनके संघर्ष के दिनों से लेकर जिस तरीके से उनके जो शिष्य हैं वो नए नाम खेल जगत के क्षितिज पर आ रहे थे, सबको उन्होंने कवर किया है। हेमंत, आपकी पहली प्रतिक्रिया है, ये सुनने के बाद किस तरीके से आपको लगा और क्या क्या आपके जहन में आया? देखिए, सुबह से ही ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक शरीर का अंग हाथ से निकल गया हो या जुदा हो गया हो। बहुत ही दुखदाई है भारतीय शूटिंग के लिए और उन शूटरों के लिए जो उनके संरक्षण में सीख रहे थे, शूटिंग के नए आयाम स्थापित करने की प्रेरणा ले रहे थे, नई बारीकियां सीख रहे थे। उनके लिए बहुत ही दुखदाई क्षण है। और भारतीय शूटिंग के लिए जसपाल राणा का जाना, इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको बताऊं कि आज देश में इस शूटिंग खेल को अगर लोग जानते हैं तो उसमें जसपाल राणा का योगदान मैं सबसे बड़ा मानता हूँ। क्योंकि जसपाल राणा ने उन दिनों में 1994 में हिरोशिमा एशियन गेम्स में, विक्टोरिया कॉमनवेल्थ गेम्स में उस वक्त गोल्ड मेडल जीता था जब देश में शूटिंग को कोई नहीं जानता था। बहुत ही मैं तो सही मायनों में जसपाल राणा को जो काम शतरंज में विश्वनाथन आनंद ने किया, जो काम क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने देश के लिए किया, वही काम शूटिंग में जसपाल राणा ने किया। बहुत बड़े शूटर थे और जिस तरीके से उन्होंने शूटिंग की 9 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीते, 4 गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में जीते, 13 गोल्ड मेडल जीते, लेकिन उन्हें कभी भी राजीव गांधी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नहीं मिला। देश का जो सर्वोच्च खेल सम्मान है वो उन्हें नहीं दिया गया। लेकिन वो अर्जुन अवार्डी भी बने, बाद में द्रोणाचार्य अवार्डी भी बने। लेकिन उनका जाना वाकई में शूटिंग जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हेमंत, में दरअसल पदकों से कुछ व्यक्तित्वों की तुलना नहीं हो सकती। पदक तो उन्होंने खैर जीते, और मुझे लगता है कि जो बात हेमंत कह रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि निशानेबाजी भी एक खेल हो सकता है भारत में, जिसमें लोग पदकों की उम्मीद करेंगे, जिसमें लोग अपना कैरियर देखेंगे। इसका श्रेय अगर हेमंत कह रहे हैं कि वो ऐसा मानते हैं, मुझे लगता है कि सभी ये जानते हैं कि जसपाल राणा का नाम जब आया तो उसके बाद तमाम लोग आए। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जब आप वहां पर थे, तो जब मेरी आपसे बात हो रही तो आपने बताया कि वहां पर तमाम नए बच्चे थे। जिस तरीके से वो अपने गुरु को इस तरीके से देख के बड़ी अजीब सी स्थिति थी। बहुत 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 ही अजीब सी स्थिति थी कि कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। जो भी निकल रहा था उस दर से उनके जसपाल राणा के, उसकी आंखें नम थी। और क्यों ना नम हो,
इतना बड़ा सितारा जो चला गया। वाकई में मैं उन बच्चों को देख रहा था जो सीरी फोर्ट शूटिंग रेंज में आकर के ट्रेनिंग करते थे। वो आते थे सैटरडे संडे को। क्या दिनचर्या होती थी, कैसे वो पहले, चूंकि ये अपने आप में अद्भुत थे जसपाल राणा। मतलब जब शिष्य थे तो वाकई अर्जुन बने, और जब गुरु बने तो ऐसे द्रोणाचार्य बने कि जिन्होंने मनु भाकर और सौरभ चौधरी, पता नहीं कितने नाम निकाल दिए उन्होंने। देखिए, मैं आपको जसपाल राणा के बारे में एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो बहुत शायद कम लोगों को मालूम होगा कि वो एक ऐसे ऑस्ट्रेलियन कोच के अंडर में ट्रेनिंग करके आए थे जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड टास्क मास्टर था। उनका नाम टिबोर था और वो टिबोर को बिल्कुल पितामह का दर्जा देते थे जसपाल राणा। तो जो टिबोर का जो कोचिंग स्टाइल था, उस कोचिंग स्टाइल को जसपाल राणा ने और मॉडिफाई किया। और जसपाल राणा से ट्रेनिंग लेना आसान काम नहीं है। मैं मनु भाकर का उदाहरण दूंगा, उन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जरूर जीते हैं, लेकिन जिस तरीके की ट्रेनिंग जसपाल राणा कराते हैं, उनके साथ ट्रेनिंग करना आसान काम नहीं है। अगर आप टिक गए तो फिर बन जाओगे, वरना तो फिर आप किनारे हो ही। तो जसपाल राणा का कोचिंग स्टाइल बड़ा डिफरेंट था। मैंने उनको बड़ा करीबी से देखता था। वो कभी भी शूटर के पास नज़दीक नहीं जाते थे। वो दूर से बैठ करके ही शूटर को देखते थे, बारीकी देखते थे, उसकी टेक्निक देखते थे, और वो उसी में ही समझ जाते थे कि बच्चा क्या गलती कर रहा है। बस बाद में आकर के कान में उसको 2 शब्द बोलते थे, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। साधक की तरीके से उनके साथ लगना होता था, और उनकी नज़र बड़ी पार की थी। एक मिडास टच था उनकी, बहुत ही कमाल की। और जो 2016 में जब वो शूटिंग से संन्यास ले चुके थे, तो जूनियर शूटिंग प्रोग्राम बनाया गया था। तो उस जूनियर शूटिंग प्रोग्राम को बनाने की जिम्मेदारी जसपाल राणा को दी गई थी। वो जूनियर शूटिंग प्रोग्राम उन्होंने तैयार किया। आज जो ये मनु भाकर, सौरभ चौधरी, अनीश भानवाला जैसे जो नामी दिग्गज शूटर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सब उसी जूनियर शूटिंग प्रोग्राम की देन है। जसपाल राणा ने ही उनको तैयार किया था, और ये बहुत बड़ी क्षति है। देखिए, वो एशियन गेम्स में अभी जो होने जा रहे हैं, वहाँ पर भी भारतीय टीम के कोच के रूप में जाने वाले थे। और मुझे, जब मैं वहाँ पर क्रिमेशन में गया, तो मुझे किसी ने बताया कि आज वो डिस्चार्ज होने वाले थे अस्पताल से। पर एक चीज है, मैं खेल के साथ साथ में एक बात जरूर करना चाहूंगा हेमंत, क्योंकि आप लगातार उनके संपर्क में थे और आपने संदेश पर बात भी की उनसे, फोन पर मैसेजेस से बात भी की उनसे। ये इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वो अस्पताल के अंदर थे और हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है। ये क्या है? मतलब देखिए, वही बहुत बड़ी विडंबना है। मैं तो विडंबना ही कहूँगा। मैं ही क्या, वहाँ पर जितने भी लोग थे, उनके घर पर जो उनको अंतिम दर्शन करने के लिए आए थे, सबकी जुबां पर यही बात थी, भाई इतना बड़ा हॉस्पिटल, आप इतने दिन से एडमिट हो, फिर अचानक से एकदम कैसे, क्यों नहीं स्थितियाँ संभाली जा सकी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, लेकिन उनका जाना वाकई में देश की शूटिंग के लिए तो क्षति है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा क्षति की बात है। मैं एक पैरा शूटर को वहाँ पर देख रहा था, बच्चे की आंखों में आंसू नहीं थम रहे थे, वो सही से चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन गुरु के दर्शन के लिए वो इतनी दूर घर से आई, लेकिन गुरु के दर्शन के लिए। तो ये बताता है कि उनका लगाव, उनके प्रति बच्चों का भी कितना लगाव था। बहुत बहुत एक गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य का जो रिश्ता होता है, वो देखने को मिला। और जसपाल वाकई में चले तो गए हैं, लेकिन अमर हो नहीं, वो तो अमर हो गए हैं, लेकिन मैं हेमंत एक चीज आपसे जरूर समझना चाहूंगा। आपने चूंकि उनको, जब वो खुद शूटिंग करते थे तब भी उनको देखा है, और जब उन्होंने शूटिंग करवानी शुरू की, यानी जो नई पौध तैयार हुई है, उसको भी देखा है। तो मुझे ऐसा बताया गया कि समझ में नहीं आता था कि जितना समय वो तब मैदान में बिताते थे, अभी भी उतना ही समय जो है वो शूटिंग रेंज में बिताते थे। इस तरीके की बातें कही जाती थी, बल्कि कहा जाता था कि वो खुद से ज्यादा पजेसिव अपने शिष्यों के प्रति होते थे, और उनकी कमियों को दुरुस्त करने में, और उस पर लगातार, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि एकाग्रचित होकर मौन रह के देखना, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो जाके बस केवल बताया कि अब बेटा आपको ये करना है।
तो ये क्या दिनचर्या होती थी, किस तरीके से वो तैयार करते हैं लोगों को, ये थोड़ा बताना चाहिए। देखिए वो उनका जो इसके इसके पीछे उनका अपार अनुभव छुपा हुआ था। उन्होंने उस वक्त शूटिंग शुरू की थी राजा रणधीर सिंह। देखिए अब ये कितनी बड़ी विडंबना है कि एक सप्ताह के अंदर 2 शूटिंग के सितारे देश से चले गए। पहले राजा रणधीर सिंह जो 1978 में देश को जिन्होंने पहला एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल दिलाया था वो गए। अब एक हफ्ते बाद ही जसपाल राणा जिन्होंने एशियन गेम्स का दूसरा गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था। तो इसके पीछे जैसा आपका सवाल था उसके पीछे अपार अनुभव जो उनका छिपा हुआ था। उन्होंने उस वक्त शूटिंग शुरू की थी 1987 में, जब इस देश में शूटिंग को शुरू करना ही बहुत दुश्वारियों का काम माना जाता था। उसका शूटिंग का पिस्टल का लाइसेंस लेना बहुत मतलब टीडियस काम हुआ करता था। आपने पिस्टल लाइसेंस की बात की तो आप ही की बात मुझे याद आ रही है। आपने बताया कि वो शुरुआती दौर में किशोर अवस्था में जब उन्होंने अपना शुरुआत की थी तो शायद राहुल गांधी की पिस्टल से वो प्रैक्टिस किया करते थे। जी बिल्कुल, एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे पास तो मेरी अपनी पिस्टल भी नहीं थी और 3 साल तक उनके पास अपनी पिस्टल नहीं थी। और वो किसकी पिस्टल से प्रैक्टिस किया करते थे? राहुल गांधी की। उनके पिताजी नारायण सिंह राणा जी राहुल गांधी को अभ्यास कराते थे शूटिंग का। तो राहुल गांधी कभी कभार रेंज पर आते थे तो वो उन्हीं की एक बार राहुल गांधी से बात हुई जसपाल राणा की। तो जसपाल राणा ने फिर राहुल गांधी की पिस्टल से अभ्यास करना शुरू किया और वो 3 साल तक उनके पास पिस्टल रही। जब उनको 3 साल बाद बनोनी पिस्टल थी शायद वो, अब तो वो इतने ज़्यादा नहीं चलती, लेकिन उस वक्त वो जसपाल राणा खुद ही बताते थे बहुत ही मारक पिस्टल थी वो। हालांकि आज उसका कोई उपयोग प्रयोग नहीं है। 3 साल बाद उनको स्पॉन्सरशिप मिली थी जसपाल राणा को, तो उनको एक पिस्टल मिली थी, तब वो पिस्टल उन्होंने वापस ली। और वैसे मैं आपको बताऊं कि उनका थोड़ा सा राजनीतिक इतिहास भी रहा है और राजनीतिक रिश्तेदारियां भी रही हैं। खुद तो उनका परिवार मतलब जो है था ही समृद्ध और धनाढ्य नामी गिरामी लोग थे, लेकिन उसके साथ में जो इस समय भारत सरकार में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके बेटे पंकज सिंह जो विधायक भी हैं इस समय, उनकी पत्नी सुषमा राणा वो जसपाल राणा की बहन थी। तो एक तरीके से वो पारिवारिक संबंध भी थे। लेकिन खास बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी ये जो एलीट घरानों का जो खेल माना जाता था निशानेबाजी, उसमें जो तमाम जो नए नाम निकले वो एलीट ना हो के बहुत मध्यम और छोटे मतलब मझोले घरों से लोग निकले हैं। यही तो यही बताना चाह रहा हूँ। इसी के लिए जसपाल राणा याद किए जाएंगे। इसीलिए वो जो आंसू का सैलाब आप देख रहे थे बच्चों, बिल्कुल एक जो महलों से निकला, पहले वाकई में आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, शूटिंग एलीट सोसाइटी का खेल था, राजा महाराजा खेलते थे। लेकिन जो एयर पिस्टल, स्पोर्ट्स पिस्टल, जो जसपाल राणा ने जो उपलब्धियां दिलाई, देखिए जब उस वक्त जो उन्होंने एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीते थे, एक बूम बना था। लोगों ने जाना अरे ये भी खेल होता है शूटिंग। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जरूर जीता, लेकिन उससे पहले दोहा एशियन गेम्स में 2006 में जसपाल राणा ने 3 स्वर्ण पदक जीते थे और एक कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीते। तो वो एक बूम स्थापित कर चुके थे जसपाल राणा शूटिंग का। लोग जान चुके थे कि शूटिंग भी एक खेल है और वो तभी वहां से एलीट सोसाइटी से खेल जमीन स्तर पर आया। और एक आज ये खेल देखिए बागपत जैसे क्षेत्र, जो छोटे छोटे गाँव में, हरियाणा के गाँव में शूटिंग होती है, वहां पर चल रहा है। चलिए, मुझे लगता है कि जसपाल राणा के बारे में हम लोग, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि उनकी गोलियों में भी एक संगीत था, उस संगीत को उनके जाने के बाद भी लोग महसूस करते रहेंगे। निश्चित तौर पर खेल जगत का बहुत बड़ा नुकसान है और जो मैं तो बस यही आशा करूंगा और यही प्रार्थना करूंगा कि जो उनके शिष्य हैं वो जसपाल राणा की परंपरा को आगे बढ़ाएं, भारत का नाम लगातार इसी तरीके से निशानेबाजी के क्षेत्र में, इस खेल के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। और अमर उजाला में बस अभी इतना ही। कई बार हेमंत जी के साथ हम बहुत उत्साह के साथ में आपसे खबरें बयां करते हैं, लेकिन क्या करें, जब इस तरीके की जब बातें होती हैं तो अब इसको आप श्रद्धांजलि मत मानिए, इसको ये मानिए कि जसपाल राणा जो एक नर्सरी तैयार कर जा रहे हैं, वो नर्सरी जल्द ही एक बड़े बाग में,
एक बड़े उपवन में तब्दील होगी और निशानेबाजी का जो ये जाज्जुलमान नक्षत्र था उसके पीछे की जो तमाम ये जो शिष्य रश्मियां हैं ये इसी तरीके से अपनी आभा बिखेरती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।